हेलो गाइस, वेलकम बैक। बहुत टाइम बाद अभी फाइनली व्लॉग आ रहा है। बीच में मेरा तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, इसीलिए थोड़ा डिले हो गया। बट इस टाइम में जो मैं बीमार था उसमें मुझे एक एडवांटेज हो गया। आप बोल सकते हो कि बोलते हैं ना कि भगवान का आशीर्वाद होता है। तो वो टाइम पे मुझे थोड़ा आइडियाज़ आया कि मैं इस सीरीज़ को शुरू कैसे कर सकता हूँ। तो वो जो शुरुआत था उसको मैंने थोड़ा क्रिएटिव तरीके से करने का सोचा। ये वाला जो सीरीज जब भी मैं शुरू करूंगा, सोचा था कि पहले आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करूंगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा थ्रू आउट द राइड में, मेरा मेरा थॉट प्रोसेस कैसा रहा, कैसा चेंज हुआ, कैसा था, अब कैसा है। तो बस इसी सोच विचार में मैंने प्लान किया कि कुछ इस तरीके का हमारा इंट्रो और ओपनिंग वीडियो होगा इस सीरीज का। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में कुछ शेयर किया है। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। वो वाला जो पार्ट है वो मेरे इमोशंस से बहुत ज्यादा रिलेटेड है और वो इमोशन मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है, तो एंड तक जरूर देखना। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो, नमस्ते, सलोम, सत श्री अकाल, जुले, वेलकम बैक टू माय चैनल सेवन राश। स्टार्टिंग में मैं पूरे राइड के बारे में अभी फर्स्ट वीडियो में नहीं बताऊंगा। जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं ऑब्वियसली उनको तो पता ही होगा कि मेरा पूरा राइड कहाँ पे हुआ है। और इतना टाइम में जो था 30-40 दिन का ये राइड था मेरा, वो कहाँ कहाँ पे हो चुका है। तो जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते, जो लोग मुझे सिर्फ यूट्यूब पे देखना चाहते हैं, उनके लिए मैं थोड़ा सस्पेंस रखूंगा और मैं सब कुछ अभी रिवील नहीं करूंगा। बट कुछ कुछ हिंट्स की वजह से आपको समझ ही जाएगा कि ये वीडियो कहाँ का है। ये पूरा सीरीज का मैंने कि कहाँ पे टूर किया है। सबसे पहला चीज, फाइनली 3 साल पुराना सपना लड़के ने पूरा कर लिया। तो थैंक यू सो मच। आप सब लोगों का ब्लेसिंग्स था, आप सब लोगों का प्यार था, मेरे मॉम डैड का ब्लेसिंग्स था, महादेव का आशीर्वाद था, बाबा श्याम का आशीर्वाद था। तो कैसे पूरा नहीं होता। समय थोड़ा ज़्यादा लग गया बट हो गया। आई मेड इट। तो सबसे ज़्यादा तो मुझे इसी बात की खुशी है कि फाइनली 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 जिस चीज़ के लिए 3 साल से हर एक राइडर इंडिया में जिस जगह का सपना दिखता है, जब टूरिंग करना शुरू करता है वो सोचता है कि ओके, एक दिन एक दिन वहाँ पे भी राइड करूँगा कभी। और वो फाइनली हो गया। जो लोग ने मुझे इंस्पायर किया इस राइड के लिए और इस जर्नी के लिए मेरे, वो थे दादा ऑब्वियसली। दादा से ये जब भी मेरा सीखने का जर्नी शुरू हुआ था, उसके पहले से मेरा ये ड्रीम था। बिकॉज उसके पहले मेरे को जितना याद है, मेरा एक दोस्त लोग का ग्रुप हुआ करता था। अभी ज़्यादा बातचीत होता नहीं उनसे बट काफ़ी क्लोज थे। और उसमें से एक दोस्त था मेरा विशाल नाम का। उसके साथ तो मतलब वो भी फोटोग्राफर था और वो मेरे से काफ़ी यंग था। मैं जब भी 25, मैं जब भी 23 का था तभी वो 18-19 का था। तो काफ़ी जूनियर था मेरे से। मेरा मतलब मेरे लिए छोटे भाई जैसा ही था। इस जगह का मेंशन तब हुआ था जब हम लोग रात को ऐसे ही जाग रहे थे और वेलेपना कर रहे थे। हम सब लोग घूम रहे थे सारे दोस्त लोग। और वो दोस्त के साथ उसने मुझे बोला कि काश यार चल अभी निकल जाते उस जगह के लिए। और मेरे पास तभी जिक्सर हुआ करता था और मैंने बोला भाई मैं रेडी हूँ, चल अभी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ये मैं बात कर रहा हूँ आज से 7 साल पुरानी। और जिस दिन मैं वहां पे पहुंचा ना, मुझे वो दिन याद आया। और उस दिन से लेके आज वो जो 7 साल का मेरा जो थॉट था, जो मैंने सपने में देखा था अपने दिमाग में, मतलब बोलते ना, यू से इट आउट लाउड टू द यूनिवर्स एंड यूनिवर्स हेल्प्स यू अचीव इट। तो बस मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। वो मेरा फर्स्ट इंसिडेंट था जब वो जगह मेरे जहन में आया था और मैंने सोच लिया था कि एक बार वहाँ पे जाना ज़रूर है। भले थोड़ा वक्त लग जाए, थोड़ा समय लग जाए तैयारी में और अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा करने में, बट जाएंगे ज़रूर। तो बस फाइनली आपका दोस्त, आपका भाई वहाँ जाके आ चुका है और बहुत सही सलामत जाके आया है। पूरा ट्रिप बहुत सक्सेसफुल रहा है। और मैं अभी अगर बताना शुरू कर दूँ ना, पूरा व्लॉग इधर ही मैं पूरा ट्रिप में ऐसा डिस्क्राइब कर दूंगा। इतना इतना एक्साइटेड हूँ मैं अपने व्लॉग्स के लिए और अपने वीडियोस को लेके कि मैं आप लोगों को जो दिखाना चाहता हूँ। आई होप मेरा एफर्ट्स आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और ये जर्नी जो मैंने कैप्चर किया है अपने कैमरास की मदद से, या जो भी है, जो भी मैंने इक्विपमेंट्स लिए थे जाने के पहले, मैंने इसलिए किया है सो दैट जैसे दूसरों को देख के मैंने इंस्पिरेशन ढूंढा था अपने अंदर,
जैसे मुंबईकर निखिल हो गए, MS के भाई हो गए। तो जब ये ऐसे ऐसे बड़े बड़े व्लॉगर्स गए थे उधर, और उनको देख के जब मैं इतने सालों में इंस्पायर हो रहा था ना, मैंने ये जो पूरा सीरीज रिकॉर्ड किया है, ये सोच के किया है कि आपको मैं थोड़ा बहुत अपने साइड से इंफॉर्मेशन दे दूंगा। और एक लड़का जो जिंदगी में पहली बार एक सोलो राइड के लिए निकला है और डायरेक्टली अपने ड्रीम डेस्टिनेशन के लिए निकला है, उसके लिए उसका तैयारी, उसका प्रिपरेशन, उसने कितनी मेहनत की होगी। और एज ए राइडर मैं आप लोगों को, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपको इंस्पायर करना चाहता हूँ, मैं उस चीज़ के लिए अभी भी बहुत छोटा हूँ। और हमेशा मैं मतलब अपने आप को बहुत छोटा समझूंगा, क्योंकि मुझसे बहुत बड़े बड़े व्लॉगर है, मोटो व्लॉगर है, जैसे दादा है, दादा खुद है, राजन सर है। मैं कुछ नहीं हूँ इनके सामने, बट एटलीस्ट मेरे वीडियोस के थ्रू अगर आपको थोड़ा भी मोटिवेशन मिलता है या थोड़ा भी आपको हेल्प मिल जाता है अपने ड्रीम राइड के लिए, तो मैं समझूंगा मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने बाइक के लिए तैयारी किया था। बाइक का जो मेरा प्रिपरेशन का वीडियो था, मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा। मैंने प्लान कैसे किया था मैं आपको बता देता हूँ। मैंने ना स्टेप बाय स्टेप उसको प्लान किया था। और 2 साल, मेरे मेरे मुझे जितना याद आ रहा है, 2 साल पहले ना मैंने एक लिस्ट बनाया था। वो लिस्ट यहाँ पे कहीं पे आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वो लिस्ट जब भी मैंने बनाया था ना, मैंने सोचा था कि ये धीरे धीरे करके मैं अकम्प्लिश करते जाऊंगा। और जिस दिन मैं लास्ट स्टेजेस पे पहुंचूंगा, वो साल होगा जब मैं पूरा राइड को एग्जीक्यूट करूंगा। तो वो जो 2 साल थे मेरे लिए, वो 2 साल मेरे लिए प्रिपरेशन में चले गए। और वो 2 साल मेरे लिए लर्निंग कर्व था, जहाँ पे दादा ने मुझे बहुत हेल्प किया। और फाइनेंस मैनेज करने में मुझे बहुत सारे लोगों ने मदद की है, बहुत सारे लोगों ने की। दे गाइडेड मी, मतलब उन्होंने बाकायदा गाइड किया है कि तू अगर ये पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब ये पैसा अगर तू अभी ये चीज़ खरीदने में लगा रहा है, तो तू सोच कि अभी इसकी ज़रूरत ज़्यादा है या किसी और चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे जैसे टाइम चला गया, मैंने एक एक करके ऑब्जेक्टिव पूरा किया। मेरा गाड़ी धीरे धीरे प्रिपेयर हुआ। वो व्लॉग में मैंने पूरा डिटेल में बताया, आप एक बार देख लेना। एक टायर चेंजिंग बहुत मेजर काम था, और मुझे ऑक्स लाइट चेंज करना था। बस ऐसे ही 2-3 कुछ छोटे छोटे काम थे, वो सारे मैंने कर लिए। वो आपको वीडियो में अभी आगे दिखेगा कि मेरा वो टायर चेंज करने वाला जो एक्सपीरियंस था, मैंने डिसीजन कैसे लिया कि कौन सा टायर जाना है, कौन सा टायर लेना है। और जो ऑप्शंस थे उनमें से मैंने बेस्ट टायर मेरे हिसाब से जो कंसिडर किया, वो मेरे लिए वर्कआउट कैसे किया। और उसके ऊपर से जो भी सजेशन होगा मैं आपको ज़रूर दूंगा। और मेरे जो पूरे राइड में उस टायर को लेके एक्सपीरियंस था, मैं वो भी शेयर करूंगा। तो टायर होने के बाद मेरा गाड़ी जब बन गया लगभग लगभग, मेरे लिए मेजर चीज था मेरा इक्विपमेंट, क्योंकि मेरे पास गोप्रो हीरो 7 ब्लैक के अलावा कुछ नहीं था। वो भी मुझे राजन सर ने गिफ्ट किया था। तो अब बारी आती है इक्विपमेंट की। अब इक्विपमेंट के लिए चाहिए पैसा। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैंने पैसा थोड़ा अर्न करना शुरू किया, थोड़ा स्टेबल हुआ। और जब मेरे हाथ में वो कैपिटल आया, जो कैपिटल मुझे डिजायर्ड था, फिर आपके भाई ने एक के बाद एक बैंगर देना शुरू किया। और वो बैंगर इस तरीके का था कि सबसे पहला मेरा आया गोप्रो हीरो 10। तो गोप्रो हीरो 10 आने के बाद सेकंड बाय था मेरा ये DSLR कैमरा, जिस पे अभी ये व्लॉग रिकॉर्ड हो रहा है। ये कैमरा का नाम है सोनी RX10 Mark 4। और ये कैमरा ब्रिज कैमरा है, ना DSLR है ना मिररलेस है। मैंने बहुत रिसर्च किया, मतलब लगभग 3 से 4 महीने का रिसर्च किया था। और उसके बाद फाइनली मैंने इस कैमरा को फाइनलाइज किया। और इस कैमरा को खरीदने का जो स्टोरी है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि जब ये कैमरा लेने का बात हो रहा था ना, जब मैं फाइनल डिसीजन पे पहुंच गया था कि मुझे ये कैमरा लेना है, ठीक है, तो ये वाला कैमरा लास्ट मुझे जितना याद है 2019-20 तक ही आया था। उसके बाद ये बंद हो गया प्रोडक्शन इसका। अब प्रोडक्शन बंद होने के बाद न्यूज़ आया था कि RX10 का Mark 5 वर्जन लॉन्च हो सकता है, Mark 5 या Mark 6 लॉन्च हो सकता है। लेकिन वो कभी हुआ नहीं। वो 2020 में डिक्लेयर हुआ था, वो आज तक लॉन्च हुआ नहीं है, और ना उससे रिलेटेड कुछ कंफर्म न्यूज़ था। अब प्रॉब्लम ये था कि ये सोनी के भी वेबसाइट में मिल नहीं रहा था, सब जगह आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा था। एंड आई वॉज सो, बोलते ना, एक्साइटेड। एंड आई वॉज, मतलब मुझे समझ भी नहीं आ रहा था, मैं क्लूलेस हो रहा था कि मुझे कैसे फिगर आउट करना है कि ये कैमरा मेरे पास हो। तो फिर आपका और हमारा दूसरा घर OLX, और कुछ कुछ जगह पे ना मुझे एड्स दिखे इसके। और वो इसका एक्चुअल MRP प्राइस है 1,50,000 के आसपास। जब मैं OLX पे गया था तो 90,000 80,000 के आसपास मिल रहा था। लेकिन वो ना सारे फेक एड्स थे।
तो जब मैंने रिस्पॉन्स किया, मैंने उनको मैसेज किया कि मैं इंटरेस्टेड हूँ इस कैमरा में, तो किसी का रिप्लाई नहीं आया। फिर कुछ दिन हो गए, मतलब 2-3 दिन चले गए, मेरे में पेशेंस लेवल थोड़ा धीरे धीरे ख़त्म होने के रास्ते में था। और सडनली एक दिन सुबह ऐसे ही मन करता है कि मैं देख लूँ कोई और नया ऐड आया है क्या, और मैं OLX ओपन करता हूँ और देखता हूँ कि कुछ 50 मिनट या 40 मिनट पहले ही एक ऐड आया है जो चेन्नई से। उन्होंने कोट किया था प्राइस इसका 80,000 के आसपास, जितना मुझे याद आ रहा है 80,000 90,000। और मैंने उनको मैसेज किया कि सर क्या ये कैमरा अवेलेबल है, मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो उन्होंने एकदम इंस्टेंट रिप्लाई किया और मैं खुश हो गया। मैं जो उस दिन खुशी में था मैं नहीं बयां कर सकता। कैमरा मेरे पास आया तक नहीं था, बस वो एक रिप्लाई ने मेरे को इतना खुश कर दिया था, क्योंकि वो कैमरा ना मैं 2-3 महीने से ढूंढ रहा था और मुझे कहीं नहीं मिल रहा था। तो जो रिप्लाई आया, जब मैं रिप्लाई आने के बाद बहुत खुश हुआ। मैंने सर को बोला कि सर ऐसा ऐसा है, मैं व्लॉगर हूँ, मैं मोटो व्लॉगर हूँ, मैं ट्रैवलर हूँ, मुझे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी बहुत पसंद है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब मैंने उनके साथ अपना इमोशंस शेयर किया तो उन्होंने, और वो बहुत सीनियर है, वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, बहुत अच्छे लेवल के। तो उनके सामने तो मैं बहुत ही छोटा था। मैंने उनको बोला कि सर अगर कभी मौका मिल पाए और मेरा कभी साउथ का ट्रिप हो गया तो डेफिनेटली मैं आपसे फोटोग्राफी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहूँगा, तो आप डेफिनेटली मुझे सिखाइएगा ज़रूर। आप मुझे अपने स्टूडेंट जैसा समझिए। तो ऐसा सब हमारा बहुत हेल्दी कन्वर्सेशन हुआ। और वो कन्वर्सेशन में मैंने उनको बताया कि सर मेरा बजट थोड़ा टाइट चल रहा है, तो अगर आप मुझे ये थोड़ा कम रेंज में दे सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो उन्होंने 75,000 में डील डन किया एंड आई वाज लाइक ओके। तो 75,000 में जब भी वो डील डन हो गया ना, आई डोंट नो ये वो मेरे मॉम डैड का ब्लेसिंग और भगवान का आशीर्वाद का खेल है और आप लोग का प्यार का खेल है या क्या है, मुझे सच में नहीं पता। लेकिन वो जो सर थे ना, वो सर ने मुझे मैसेज पे बोला, मेरे पास एक एक्स्ट्रा बैटरी भी है, मैं वो भी आपको सेंड करता हूँ। तो वो कुरियर का सीन था कि उनको कुरियर करना था। तो उन्होंने बोला कि मैं कैमरा दूंगा, कैमरा के साथ एक्स्ट्रा बैटरी भी दे रहा हूँ और कैमरा का बैग भी दे रहा हूँ और एक ट्रैवलिंग बैग दे रहा हूँ जो आपके बहुत काम आएगा इक्विपमेंट्स रखने के लिए। एंड आई वॉज लाइक कि ओके सर, आप मेरे को बता देना इसका कितना हो जाएगा, मैं आपको पे आउट कर दूंगा, ठीक है। उन्होंने मुझे बोला आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है, आप बेफिक्र रहिए, ये सब मैं कैमरा के साथ ही दे रहा हूँ। तो मैं बहुत खुश हो गया, मैं बहुत उनको तहे दिल से मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। ये पूरा सीन खत्म हो गया। फिर उसके बाद कुरियर का बारी आया, तो कुरियर भी उन्होंने इतना बढ़िया करके दिया ना, मैं जिंदगी में मैंने कभी ऐसा पैकेजिंग नहीं देखा है। और वो पैकेजिंग का भी उन्होंने एक पैसा नहीं लिया मेरे से, एक पैसा नहीं लिया। ही वॉज एन एंजल फॉर मी। वो मेरे लिए बोलता ना, सही में भगवान का अवतार लेके आए थे। और भगवान ने बोला कि तू जो इतने महीनों से कोशिश कर रहा था इसको पाने का, ये ले, ये तेरे लिए। और मैं बहुत खुश हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा जब वो कैमरा फाइनली मेरे पास डिलीवर हुआ। वो टाइम पे मैं अनबॉक्सिंग का वीडियो बना नहीं पाया, बट जो भी था बहुत फैबुलस एक्सपीरियंस था। तो बस कैमरा आने के बाद, गोप्रो आने के बाद, मैंने सोचा कि गेम को थोड़ा स्टेप अप किया जाए, थोड़ा लेवल अप किया जाए। और ऐसा क्या हो सकता है कि मैं ऐसा क्या अलग कोशिश करूं और मैं कुछ और यूनिक करूं जिसके वजह से लोग मेरे वीडियो को देखें। फाइनली मैंने डिसाइड किया कि ड्रोन भी लेना चाहिए। तो ड्रोन लेने वाला जो एक्सपीरियंस था वो भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है, बहुत मैजिकल था। और मैंने जो ड्रोन लिया वो है DJI Mavic Air 2S। भाई ब्यूटीफुल ड्रोन है, ब्यूटीफुल, नो वर्ड्स फॉर दिस ड्रोन। चलो अभी ड्रोन के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप मेरा एक्सपीरियंस देखना। और मैंने जो खरीदने के बाद मेरे जो फेस पे स्माइल था, मेरे मम्मी के फेस पे जो स्माइल था, आप वो देखिए। और देखने के बाद हम लोग वापस मिलते। आ जाओ। ये अजय भाई, सर आप मनीष भाई, ये हमारा वो स्पेशल गिफ्ट लेके आया जो हमारा पूरे ट्रिप में लास्ट चीज़ बाकी था। क्या दूर इनके साथ दोस्ती हो गया मेरा पिछले 4-5 कॉलों में। हाँ अजय भाई, ठीक है। किचु है नहीं पूरा खोलता हूँ, खोलने के बाद दिखाता हूँ। ऑन करना,
जैसा इसका ऑन है ना सेम उसका ही ऑन है, दोनों का ऑन ऑफ सेम है। वो भी देखिए कितना सिग्नल्स पे भी वो उधर देखो आपको इंडिकेट दे रहे हैं ना। हाँ ये छोड़ दीजिए, इससे लिफ्ट कीजिए। महंगा है ना, कैंसिल करो। तो बस ड्रोन घर पे आते ही मेरा पूरा प्लान एकदम मुझे नजरों के सामने दिखाई दे रहा था कि प्लान एग्जीक्यूट हो चुका है ऑलमोस्ट, बस अभी जाने की देरी है। और मेरा धीरे धीरे पैकिंग शुरू हुआ। मेरा पैनियर का लास्ट वन पे थोड़ा सा एकदम ट्विस्टी सिनेरियो था। पैनियर में ढूंढने के लिए इधर उधर भाग रहा था, उसमें भी शशि दादा ने बहुत अच्छा हेल्प किया मुझे। सब होने के बाद फाइनली पैनियर भी आया, सब कुछ हो गया। और होने के बाद हमारा ट्रिप स्टार्ट हुआ। और ट्रिप स्टार्ट होने का जो पार्ट है वो तो आपको व्लॉग में दिख ही जाएगा, उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। लेकिन ट्रिप के बारे में मैं जो शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ वो मैं अभी शेयर करूंगा। तो सबसे पहली बात, जो मैंने टायर चूज़ किया, वो टायर मैंने इसलिए अपोलो का चूज़ किया बिकॉज अपोलो का हार्ड ग्रिप था, मैं जानता था बहुत अच्छे से। और ऑफ रोडिंग में हार्ड ग्रिप का जो टायर होता है वो ट्रबल मेकिंग होता है, आई नो दैट। बट कंसिडरिंग द सिनेरियो कि मैं टारमैक में भी चलने वाला हूँ, मैं ऑफ रोडिंग भी करने वाला हूँ, मैं पेबल्स में भी चलने वाला हूँ, तो मेरा दादा के साथ भी इस बात पे डिस्कशन हुआ था कि मुझे कौन सा टायर लेना चाहिए। तो मैं वी रबर जो मैंने लास्ट टाइम लिया था ना, मैं उस पे ही मतलब मेरा दिल था कि मैं वी रबर ही लूँ, क्योंकि वी रबर ना मिक्स रबर वाला टायर है। इट्स लाइक ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, मतलब हल्का मीडियम वाले रेंज में आ जाता है, बीच वाले स्टेज का आता है। तो उसका रबर ना मीडियम सॉफ्ट है, जो ऑफ रोडिंग के लिए एकदम मतलब बोलते हैं ना, ऑफ रोडिंग और टारमैक के लिए एकदम सूटेबल है। और उसने मुझे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया था, नो डाउट एट ऑल। लेकिन अपोलो के बारे में मैंने इसलिए प्रेफर किया बिकॉज अपोलो का जो वेरिएंट है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है वी रबर से। अब वी रबर को मैंने जब भी चलाया खरीदने के बाद, मैंने औरंगाबाद का राइड किया, मैंने महाबलेश्वर किया, मैंने महाराष्ट्र में जितना राइड करना था किया, और मैंने सिटी में ही चलाया। तो वी रबर को मैंने उतना हद तक टेस्ट करने को मिला नहीं, जो हद तक टेस्ट करने को मिला मुझे औरंगाबाद में मिला, क्योंकि औरंगाबाद का जो एलोरा वाला रास्ता था वो बहुत ज़्यादा खराब था। और वो मुझे मतलब दादा ने मुझे बताया था कि यहाँ पे तेरा ट्रेनिंग चल रहा है, समझ के चल, तू ट्रेनिंग चल रहा है तेरे ड्रीम राइड के लिए, इतना खराब रास्ता था। तो वहां पे जब भी जाके मैंने टेस्ट मतलब राइड किया ना वी रबर के टायर के साथ, तब मुझे समझा कि ये टायर अच्छा है, लेकिन ये बहुत जल्दी वेयर एंड टेयर होता है, बहुत जल्दी। मतलब इसका रेंज कुछ हार्डली 6000 किलोमीटर के आसपास का था। तो मेरा पूरा जो ट्रिप था वो ट्रिप 7500 किलोमीटर के आसपास का निकला। तो बाद में ये सारा फैक्टर्स कैलकुलेट करने के बाद मैंने सोचा कि अपोलो टायर्स हिट करते। और जितना अभी मेरा एक्सपीरियंस हो गया था गाड़ी के साथ, आई वॉज प्रिटी मच कॉन्फिडेंट कि अपोलो के साथ मैं कहीं ना कहीं निकाल लूंगा, क्योंकि अपोलो अगर हार्ड रबर है ना तो तुम्हें सिर्फ टायर में हवा का प्रेशर थोड़ा कम रखना रहता है, सो दैट वो ग्रिप का इम्पैक्ट हिट करे। तो बस मैंने उतना ही किया, मैंने टायर अपोलो का लगाया और मैंने एयर प्रेशर थोड़ा कंपैरेटिवली कम रखा, तो उसकी वजह से पूरा राइड मेरा बहुत स्मूथ गया है। एंड अपोलो टायर्स डिड अ फैबुलस जॉब। तो अभी 12:30 बज रहे और हम लोग अभी घर से निकल रहे। टायर चेंज करूँगा, मेरा फ्रंट और रेयर टायर दोनों चेंज करना है। जिसके पास से चेंज करूँगा वो मैंने पहले भी वहाँ पे व्लॉग किया है, तो वो टाइम से मेरा उनके साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन है। तो अभी उनके पास जा रहा हूँ मैं, जो करूँगा बहुत क्विकली करना पड़ेगा और आपको सीधा शॉप पे मिलता हूँ। पहले क्या करने का मालूम है, इसको लूज करने का। ये लूज कर लेने का, वो लूज करके एक्सल नहीं, जब तक आप इसको लूज नहीं करोगे ना तब तक वो निकलेगा, तब तक ये एक्सल नहीं निकलेगा। अच्छा, अभी हम पहले उधर का लूज कर लेने का, वो हाँ, लूज करने के बाद फिर इसको ढीला करने का। अच्छा, यही है, ये एक्सल ना निकल जाए, नहीं तो निकलेगा नहीं। अब ये बहुत जाम है, इसमें अगर आपको लगता है नहीं खुलता है ना तो WD-40 मार देंगे। हाँ 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 हाँ। तो किसी को बोलने का पीछे दबा के रखने का, बोलने का पीछे दबा के रखने। हाँ अच्छा ठीक है। वो अगर पीछे दबा के रखेगा ना तो भी काम हो जाएगा, इजी से निकाल लो। हाँ सही बात है। बीच में वो स्क्रू ड्राइवर लगा के निकालने का। हाँ हाँ, वो देखने का नहीं तो फंसाएगा, जैसे कट तो तोड़ देगा। हाँ, वो लास्ट टाइम याद है आपने मेरे को पीछे का टायर में डबल ट्यूब मार के दिया था।
वो डबल ट्यूब ना मेरा कम से कम 6 महीना 7 महीना आराम से चला है, मैं आपको बोला क्या था आराम से चला था। कि आप डालो 6-8 महीना आपको देखना नहीं, मैं काम करके दे रहा हूँ, दूसरा कोई नहीं। और उसके बाद जो पंक्चर हुआ ना, जो पंक्चर वाले के पास गया, उसके पंक्चर बनाने के 4 घंटा लगाया, 4 घंटा। मैं पहुंचा था 6 बजे, राइड पे जाने का था औरंगाबाद, और बंदे ने मेरे को छोड़ा 10 बजे। 10 बजे तक मैं उसके पास ही था। क्या बात करते हो? फिर अपना ओला की इधर हुआ था। इतना टाइम कैसे गया? अरे वो उसको नहीं आता था, नया बंदा था, बोलने को ही नहीं आता। रास्ते पे वो पंक्चर वाला रहता ना, उस पे से कोई था, और उसको खोलने को नहीं हो रहा था। खोलने को उसने 1 घंटा लिया, लगाने को उसने लास्ट में 1 घंटा लिया, तो बाद में बोला रुक मैं और ज़्यादा लगा देते। तो मेरा जो बड़ा भाई था ना, हम दोनों बैठ के लगाया फिर टायर, और तो बैठ उधर। अच्छा, हाँ, आगे वाला खोलता तो और नहीं फिटिंग करवाता। जब भी हम लोग लगा रहे थे ना, तभी बोल रहा था कि नहीं मैं लगाता हूँ। दादा बोला मारूंगा तेरे को, जाओ देखो। तो अभी स्टोरी है, मेरा जो पिछले टायर का ट्यूब था, पीछे वाला ट्यूब बराबर है, तो उसको मैं कैरी कर रहा हूँ, तो मुझे नया ट्यूब लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सामने वाले का ट्यूब गया है, तो मैं सामने वाला ट्यूब ले लूँगा। पहले प्लान था दादा अपना कि अपन दोनों ट्यूब लेने वाले, तो अभी सिर्फ सामने वाला लूँगा, पीछे वाले का बराबर है तो लेने का जरूरत नहीं है। ये नूर भाई है, लास्ट टाइम हमको रहीम भाई मिले थे दुकान पे, तो नूर भाई से हम लोग मिले नहीं थे। बट यहाँ पे जब भी आता हूँ सेम वही स्टोरी है कि भाई सब सोल्यूशन मिल जाता है, और भाई तो है ही, इन्होंने वापस आज मेरे को आज सामने का टायर खोलना सिखाया है। तो डेफिनेटली अगर आगे कभी मेरे को तकलीफ होगा और राइड के टाइम कभी कुछ अटक जाऊँ, तो आपके मदद से और आपके दुआ से मैं निकल जाऊँगा उस प्रॉब्लम से, है ना। अभी यहाँ पे जब भी बैठा था ना, तो ये शॉप को मैं पूरे थाने में बहुत प्रिफर करता हूँ, और जो भी दोस्त मेरा कभी भी आता है तो मैं रिकमेंड करता हूँ। रीज़न बीइंग यहाँ पे ना आपको बहुत सही डायरेक्शन नॉलेज मिलेगा, आपको कभी कोई मिसगाइड नहीं करने वाला है, आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, या फिर आपको कोई ठगने नहीं वाला है। और ये रीज़न ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे साथ एक स्कैम होते रह गया था, एक्चुअली मेरे साथ नहीं, जो राजन सर का बाइक था वो बाइक के साथ एक स्कैम होते रह गया था। स्टोरी कुछ ऐसा था कि उनका पंक्चर हो गया ढोकाली के इधर, और पंक्चर वाले ने ट्यूब चेंज किया, और ट्यूब लगाया 120/80 का, और हिमालयन पे लगता है 120/90 का। तो उसके वजह से अगले दिन वापस पूरा वैल फट के हालत ख़राब हो गया, ट्यूब चेंज करना पड़ा। तो तभी मैंने वापस इधर ही कॉल किया था, और दादा ने मेरे को बोला कि आप उसको बोलना कि ट्यूब शायद से साइज़ में छोटा रहेगा, उसकी वजह से तकलीफ हुआ है। तो जब भी वो सब बात हो रहा था, मेरे को बाद में पता चला उसने 750 रुपये लिया वो ट्यूब का, और जबकि MRP अपना कुछ 450 के आसपास का है। तो मैं फिर अपने सर को बताया कि सर ऐसा स्टोरी है, ये ट्यूब उसको वापस करते, और फिर मैं ट्यूब यहाँ से लेके आता हूँ। तो फिर मैं जाके यहाँ पे उनको मैंने फ़ोन किया, उनके सामने ही फ़ोन किया वो ट्यूब वाले के पास से, कि भाई देखो ऐसा है, मेरे को कापुरवाड़ी में अमर टायर से उन्होंने मेरे को बोला है कि 450 में अभी ट्यूब मिलेगा, चाहिए तो मैं ला के दिखाता हूँ, और MRP के साथ रहेगा। वो भाई साहब ने MRP का वो नंबर भी निकाल दिया था, सो दैट वो किसी को पागल बना पाए। तो कभी भी ऐसा कुछ होता है, कुछ अगर इन्फॉर्मेशन क्रॉस चेक भी करना होगा ना, आप डेफिनेटली इनको कॉल कर लेना, इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बिंदास इनको कॉल कीजिए, आपको मदद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। एनीथिंग एल्स दादा? मोस्ट वेलकम, थैंक यू वेरी मच। इट इज़ ऑलवेज अ फैमिली एक्सपीरियंस फॉर मी हियर, सो कभी भी कुछ तकलीफ होता है बिंदास आओ, कोई टेंशन नहीं, अपना ही है। हमारा रिलेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, उसका एक और रीज़न है, ये सीज़न ये साल मेरा एक बहुत बड़ा राइड था जो 3 साल से पेंडिंग चल रहा था, वो शायद से मैं एग्जीक्यूट कर पाऊंगा अगर आप लोगों का ब्लेसिंग्स रहा तो और प्यार रहा तो। बट नेक्स्ट ईयर एक प्लान है जो मेरा नॉर्थ ईस्ट का है, 7 सिस्टर्स का। तो दादा को हमने ऐसी बात पे हम लोग ने बोला, हम लोग का बात चालू था, तो दादा बोला कि मेरा भी बहुत शौक है वहाँ पे नेक्स्ट ईयर मेरा भी करने का मन है। तो अगर हमारा ये प्लान एग्जीक्यूट होता है तो होपफुली हम दोनों साथ में कर लेंगे वो, है ना। तो वहाँ पे हम लोग वापस मिलेंगे, और वो पूरा 15-20 दिन के लिए तो साथ में ही रहेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। चलो बाय दादा, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सलीम भाई। अपना टोटल बिल 4700 रुपये का हुआ है, सब डिस्काउंट मार के। और अभी यहाँ से मैं घर जाऊँगा, फिर बाकी का जो भी है आगे मिलता हूँ आपको वीडियो में, बाय। तो टायर्स का बात हो जाता है, कैमरा का बात हो जाता है। कैमरा तो लेजेंडरी है, गोप्रो ने बहुत अच्छा हेल्प दिया भाई, बहुत अच्छा हेल्प दिया है। गोप्रो 7 ब्लैक में और 8 में थोड़ा इश्यूज था, ओवर हीटिंग ये सब का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गोप्रो 10 हैट्स ऑफ, एक प्रॉब्लम नहीं, मतलब एक प्रॉब्लम नहीं पूरे राइड में बाकायदा, मतलब इतना स्मूथ चला है ना। तो गोप्रो आया, ड्रोन का शॉट्स, कुछ शॉट्स तो बहुत क्लियर आया। देखो मेरा फर्स्ट टाइम था ड्रोन के साथ, तो मैं थोड़ा डर गया था, मैं बहुत जगहों पे डर रहा था, क्योंकि जो फर्स्ट एक्सपीरियंस ही था ना ड्रोन का, मैं ये रिवील कर देता हूँ, जो मैंने फर्स्ट जगह पे ड्रोन उड़ाया ना, जो आप शॉट आगे जाके व्लॉग्स में देखोगे,
मेरा ट्रेजेडी ये हुआ, मैंने ड्रोन को फ्लाई किया है और फ्लाई करते करते ईगल आया उसको हंट करने के लिए, उसको लगा कि ये उसका प्रे है, और जैसे ही उसने वो ऊपर से हंट करने के लिए मारने को देखा, उसको पता नहीं ब्लेड्स लग गया या कुछ लग गया, वो उड़ के चला गया। मैंने ड्रोन को वापस बुला लिया। जैसे ही मेरा ड्रोन वापस आया ना, वो ईगल घूम के वापस आया और उधर ही वो वही जगह पे होवर कर रहा था, ढूंढ रहा था कि वो कहाँ पे गया रहा, अभी तो था। मतलब वो नेक्स्ट टाइम जो वापस आया था ना, वो इस बार प्रिपेयर्ड होकर आया था कि वो मार ही देगा मेरे ड्रोन को, मतलब हंट कर लेगा। तो बस वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ना, तो इसलिए मेरे में थोड़ा डर बैठ गया था। इट्स लाइक कि भगवान ने वार्निंग दे दिया, तू थोड़ा संभाल लेना वरना 1.5 लाख रुपए पानी में जाने के लिए देर ही नहीं है। तो 1.5 लाख मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था ना, इसीलिए मैंने थोड़ा सोच समझ के दिमाग ठंडा रख के हर जगह पे शॉट्स लिया है। तो हर जगह पॉसिबल मैंने शॉट्स नहीं लिया है। जहाँ जहाँ मुझे लगा कि मेरे पास शॉट्स लेने का फ्रीडम है, मैंने वहाँ पे अपने क्रिएटिविटी को फ्लाई करने उड़ने का मौका दिया। सवाल रहा राइड का, एक चीज़ अगर बोलना चाहूँ तो मैं इस राइड को लेके 3 पॉइंट बोलूँगा। पहला पॉइंट, मैंने बहुत सारे ऐसे दोस्त बनाए जो मुझे ऐसा लगता है ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेंगे। अभी बहुत अच्छे दोस्त बन गए, बहुत सारे अच्छे। अगर आगे चल के कभी वापस जाने का प्लान बनाना तो बस उनसे मिलना तो बनेगा पक्का, ये फॉर श्योर है। क्योंकि जब भी मैं उन लोगों से मिल रहा था ना, तो जो नए स्टोरीज में सुन रहा था, उनकी ज़िंदगी के बारे में जान रहा था, बहुत सीखने मिला, बहुत कुछ सीखने मिला। दूसरा अच्छा चीज़ मैं ये बताऊंगा कि देर इज नो प्लेस लाइक इंडिया, ट्रस्ट मी, देर इज नो प्लेस लाइक इंडिया। तुम लोग फॉरेन जा जाके डॉलर्स में पैसे बर्बाद करोगे, उससे बेटर इंडियन रुपीज में बर्बाद करो यार। इंडिया में बहुत कुछ है देखने को, बहुत कुछ है। प्लीज मेरा व्लॉग देखो, और ये व्लॉग तो बस अभी शुरू हुआ है, ये सीरीज कंप्लीट होगा, भाई कुछ और तगड़ा प्लान करेगा। बस आपका प्यार और सपोर्ट रहेगा ना, डेफिनेटली कुछ और बहुत बड़ा प्लान करेंगे हम लोग, बहुत बड़ा। तो होपफुली ये आगे कंटिन्यू। तो सेकेंड चीज़ था कि मुझे अपने देश से जो प्राइड फील हो रहा है ना अभी, वो प्राइड पहले भी था, लेकिन वो प्राइड को मैं जी के आया हूँ अभी। और वो जो मेरा प्राइड जीना था ना, वो जो मोमेंट था, वो 30-40 दिनों का, वो जिंदगी में मैं कभी नहीं भूलने वाला, कभी नहीं। मतलब हर जगह जहाँ मैं भी जा रहा था, द फीलिंग रिमेन्ड कॉन्स्टेंट that I'm proud of my country and I'm proud to be an Indian. It was just this feeling throughout the ride. And third most important part, it changed my psychology, it changed my life. मतलब वहाँ जाने के बाद तुम्हें मतलब वहाँ पे ना देखो, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन होता है, या तो तुम ये सोचो कि तुम्हें सब आता है, या तो तुम ये सोचो तुम्हें कुछ नहीं आता है और तुम अपने आप को नेचर के हवाले कर दो एंड लेट नेचर टेक केयर ऑफ यू। बस ये दोनों में से कुछ एक हो सकता है। तो जो पहला वाला चूज करता है ना कि भाई मुझे सब आता है, जिसने ये वाला पकड़ लिया, आप लोग बहुत स्मार्ट हो समझने के लिए कि उसके साथ क्या क्या हो सकता है और क्या क्या होता होगा। आई डोंट नो, आई एम जस्ट सेइंग। लेकिन जो इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जाता ना, to submit themselves to the nature and just to go there and learn what nature is trying to tell you and how nature is trying to communicate with you. अगर तुमने वो किया ना और तुमने नेचर को मौका दिया तुमसे बात करके तुम्हें समझाने का कि तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ट्रस्ट मी, you will feel connected to the nature and most importantly and you will feel connected to yourself. तुम लोग खुद से कनेक्शन फील करोगे और वो जो कनेक्शन फील करोगे ना, वो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। यू विल जस्ट कम टू नो लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट यू। ऐसा चीज जो तुमने खुद कभी सोचा नहीं रहेगा कि अच्छा मेरे में ये भी, मतलब मेरे में ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। तो वो जो है ना, वो वहां जाने के बाद जिस तरीके से बाहर आता है, कहीं पॉसिबल नहीं है। बस ये वीडियो खत्म होने के पहले मैं आपको एक चीज अपने तरफ से बोलना चाहूंगा, अपने एक्सपीरियंस के, मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस रहा पूरे राइड को लेके, उसको लेके आप इसको ज्ञान मत समझिएगा। मेरा एक भाई, मतलब एक दोस्त का सजेशन है। सजेशन ये है कि अगर आप वो जोन में राइड प्लान करते हो तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप वहां पे जाके, बहुत देखो 90% लोगों ने वहां पे जाके गाड़ियां रेंट की थी, मुझे इस बात से कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब आप वहां पे जाके रेंट करते हो ना गाड़ी,
तो वहां पे जाने के बाद आप ऑलरेडी मतलब इट्स लाइक यू आर ऑलरेडी इन द वॉर जोन, वैसा सीन है। मतलब कंसिडर कि वो जो एरिया है वो तुम्हारे लिए वॉर जोन है और तुम्हें उसके पहले प्रैक्टिस चाहिए। वो प्रैक्टिस कैसे होता है पता है? जब तुम घर से लेके वहां तक जाने का रास्ता खुद ट्रैवल करते हो बाइक पे अपने, जब वो करते हो ना तो तुम रास्तों में धीरे 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 हर रोज कुछ ना कुछ आपको डिफिकल्टीज आते जाएगा और आपका डिफिकल्टी लेवल अप होता रहेगा। तो ऑटोमेटिकली ना गॉड और नेचर आपको ट्रेन करता है उस जगह के लिए और उस चैलेंजेस के लिए। आपको मेंटली प्रिपेयर कर देगा, आपको फिजिकली प्रिपेयर कर देगा। तो ये एक एडवांटेज मुझे फील हुआ जो मैंने एक्सपीरियंस किया कि मैंने जो घर से स्टार्ट किया उसका मुझे बहुत एडवांटेज मिला है कि हर रोज जब मैंने रोड हिट किया है रोज मुझे कुछ नया चैलेंज मिला है और वो हर रोज का चैलेंज पिछले दिन के चैलेंज से कुछ ज्यादा ही टफ था। और वो जो चीज था ना वो चीज ने मेरे को बहुत हेल्प किया अपने आप को सेट करने के लिए, अपने साइकोलॉजी को सेट करने के लिए सही तरीके से। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली वहां पे जाता हूं और मैं रेंट करता हूं, क्या होता है पता है? आप एक्साइटमेंट के चक्कर में ना आप बहुत बढ़िया राइडिंग स्किल्स रखते होगे आपके पास, लेकिन वहां पे जाने के बाद ना एक्साइटमेंट किक इन करता है। वो जो एक्साइटमेंट किक इन करता है ना, जो इंसान उस एक्साइटमेंट को कंट्रोल करके कंपोजर में गाड़ी नहीं चला पाएगा ना, उसके साथ तकलीफ हो सकती है। आई होप आप सभी लोग मेरे साथ इस जर्नी में ट्रैवल करने के लिए। तो बस आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक प्लीज आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। सो टेक केयर, बाय बाय, सी यू अंटिल द नेक्स्ट व्लॉग, बाय 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 बाय।